हेलो गाइस, वेलकम बैक अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं पुष्पा द राइज मूवी के बारे में। और इस मूवी को आए हुए लगभग 3 से 4 महीने हो चुके हैं और ये 17 दिसंबर के आसपास रिलीज़ हुई थी। आई थिंक 17 दिसंबर को एक्यूरेट रिलीज़ हुई थी। तो आज मैं इस मूवी को रिव्यू करूँगा, साथ में एक्सप्लेनेशन भी दूंगा मुझे कैसी लगी पर्सनली ये मूवी। पूरी स्टोरी बताऊँगा ईजी एंड क्लियर लैंग्वेज में। और अगर आपने अब तक देखी नहीं होगी तो शायद आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि इसमें लाल चंदन की लकड़ी की तस्करी के बारे में बताया गया है, कैसे स्मगलर्स उसको मतलब काटते हैं, फिर लकड़ी को बेचते हैं और काफ़ी सारा पैसा कमाते हैं। तो स्टोरी जानने से पहले इतना आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो स्टोरी स्टार्ट होती है जापानी कल्चर दिखाते हुए, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जापानी जो शादी होती है उसमें दूल्हा दुल्हन को महंगा गिफ्ट देता है, जैसे कि एक लकड़ी का गिटार। लेकिन जो लकड़ी बनती है वो महंगा क्यों हो गया? क्योंकि वो लाल चंदन की लकड़ी से बना हुआ है। ये लकड़ी सिर्फ शेषाचलम के जंगलों में पाई जाती है। देख लो, पहले ही चेन्नई जाती है यहाँ से, उसके बाद चाइना, फिर जापान। उसके बाद कुछ हमें ट्रक्स दिखाए जाते हैं जिनके पीछे पुलिस पड़ी हुई होती है, वो काफ़ी सारा सामान लेके जा रहे होते हैं और यहीं एंट्री होती है पुष्पा की। तो अब पुष्पा की लड़ाई होती है सीधा पहले पुलिस वालों से ही। एक्चुअली में वो उनसे भिड़ते हैं, वो कहते हैं, वो मतलब पहले रिश्वत की बात करता है कि तुम्हें 20,000 रुपये दूंगा, फिर 30, फिर 40। फिर वो मानते ही नहीं, फिर उसे पकड़ के ले जाते हैं। वो कहते हैं तुम्हें मैं अब 1 लाख रुपये दूंगा और एक एक को दूंगा। तो अब तो रोक ही देते हुए गाड़ी, मतलब यार सबको पैसे दे देता है वो। 1 लाख में कौन नहीं मानेगा। उसके बाद वो एक मिल में काम करता है और बैठा रहता है बिल्कुल नवाब की तरह। तो वो कहता है कि मतलब मजदूरों को इतने भाव कहाँ से चढ़ गए? तो वो कहता है कि वो इज्जत का पैसा देता है या मैं काम का पैसा देता है। तो उसका ये एटीट्यूड देख के एक केशव नाम का लड़का हो जाता है जो उसका फ़ैन हो जाता है एक्चुअली में। वो कहता है कि मुझे तो इसकी तरह ही बनना है, इसके साथ ही रहूँगा, कुछ कमा भी लूँगा। फिर एक आदमी पुष्पा की माँ की बेइज्जती करता है क्योंकि उसने उससे पैसे लिए थे तो वो दे नहीं पाती। तो वो कहता है कि मुझे मुझे पैसे चाहिए, नहीं तो मैं जली पूरे गांव के सामने। फिर अगले दिन पुष्पा उसके पैसे दे देता है। फिर वो कहता है कि जैसे तूने मेरे साथ माँ की बेइज्जती की ना पूरे गाँव के सामने, अब इज्जत भी कर कि मैंने पैसे दे दिए। तो पूरे गाँव को सामने जाता है और कहता है कि पुष्पा ने मेरे पैसे दे दिए। उसके बाद वे मतलब एक ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं, मतलब मज़दूरों का, जिसमें वे लाल चंदन की लकड़ी में जाते हैं, वो उसे काटते हैं, मजदूरी करते हैं एक तरह से, ताकि वो पैसे कमा सके। फिर एक पुलिस आ जाती है वहाँ पे और इस पुलिस ऑफिसर की एंट्री होती है जिसका नाम गोविंदा होता है। ये किसी को भी इलीगल काम करने नहीं देता एक्चुअली में। तो यहाँ पुष्पा कहता है साहब तुम्हारी इतनी इज्जत है तभी सारा माल छुपा दिया, नहीं तो अगर तुम्हारी इज्जत ना करते ना तो यहाँ पे अभी माल छुपाते ना। तो वो गन दिखा देता है, तो तुम्हें सारे भी लकड़ी दिखाते हैं। तो कुल्हाड़ी लेके खड़े हैं तो वो चले जाते हैं फिलहाल के लिए वहाँ से। मरना किसको है भाई? फिर यहाँ पे केशव कहता है भाई मुझे तुम्हारे जैसा बनना है, पुष्पा को कहता है एक्चुअली वो, और मुझे पैसे कमाने हैं। तो तुम मेरे लिए कामयाब हो जाओ और ताकि मैं तुम्हारे साथ ज्वाइन होकर पैसे कमा सकूँ। तो वो कहता है तुझे मेरे लिए क्यों कामयाब होना है? वो कहता है आप में कुछ ऐसी अलग बात है। उसके बाद पुलिस फोर्स फिर से आ जाती है एक्चुअली में। वो जो गोविंद सर होते हैं फिर दोबारा फोर्स लेकर आ जाते हैं, वो पीछा करते हैं। इतने में ट्रक भगा के ले जाता है, वो चंदन की लकड़ी भर के सारी लाल चंदन की सारे ट्रक ले जाता है। और उसके बाद कंटिन्यूस ट्रक भगाता है वो पुलिस ऑफिसर, उसके पीछा करते रहते हैं एक्चुअली में। और उसके बाद पुष्पा पता नहीं ट्रक कहाँ रख देता है और फिर पैदल आ रहा होता है, पता नहीं ट्रक कहाँ गया एक्चुअली में। फिर वो पूछते हैं तो उसे मार पिटाई करते हैं, मतलब मारते हैं उसको पुलिस स्टेशन में ले जाके। तो वो तब भी कुछ नहीं बताता, हंसता रहता है कंटिन्यूस। फिर एक पुलिस ऑफिसर आता है, उसका मजाक लेता है। वो कहता है तू तो नाजायज औलाद है। एक्चुअली उसकी मदर के एक ऐसे आदमी से संबंध थे जिससे उसकी शादी तो नहीं हुई पर उनके संबंध थे, और उनसे ही पैदा हुआ पुष्पा। तो तभी तो इसकी बेइज्जती करते हैं कि ये नाजायज औलाद है, सही नहीं है। तो उसका एक सौतेला भाई भी होता है जो भी आया हुआ है स्कूल में। जैसे वो एडमिशन, वो कहता है मास्टर जी आप जो कोई भी आपको कुछ भी कहेगा तो आप मान लोगे कि इसका कोई सरनेम नहीं है, कि नाजायज औलाद है, इसका सरनेम कुछ नहीं है, ये सिर्फ पुष्पा राज है। तो उससे नाम पूछता है कि अपना नाम बोल। तो वो कहता है पुष्पा राज। और तभी से उसने अपना कंधा टेढ़ा कर लिया। मुझे लगा इसे कोई बीमारी है, मतलब कि डिसेबल है इसलिए इसका कंधा है, तो उसके कंधे में कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन इसने बचपन में एटीट्यूड में इस कंधे को ऐसा कर लिया। उसके बाद जोली रेडी आता है जो कि एक तस्करी करता है लाल चंदन की, और ये लड़कियों के साथ अय्याशी और पैसे फूकने में नंबर 1 है। फिर इसका एक और भाई होता है जो इससे बड़ा होता है, जक्कर रेड्डी, जो सारा बिजनेस संभालता है। इनके 3 भाई होता है एक्चुअली, और तो सारा बिजनेस ये संभालता है जक्कर रेड्डी। और एक सबसे बड़ा भाई जो कि सबसे खूंखार है, मतलब कि एक लोकल गैंग से भिड़ने के लिए इन्हें पूरी गैंग को ही मार डाला है और उसी में इसका हाथ चला गया एक। तो अभी इससे मिलने आए तो कि इन्हें पूछना होता है कि वो ट्रक तूने छुपाया कहाँ है और तूने कुछ भी नहीं बताया पुलिस के इतने मारने के बाद। तो वो कहता है कि तुम्हें बता तो दूंगा लेकिन 5 लाख रुपए लूंगा। तो वो जोली रेडी कहता है तो इसके ज़्यादा ही भाव चढ़ रहे हैं। उसके बाद वो उसकी बेल भी करा देते हैं, मान भी जाते हैं, उसकी बेल भी करा देते हैं। फिर वो उसको जगह दिखा देता है, वो वाले उनके साथ वैन में जाता है और वो ट्रक उसने तालाब में फेंक दिया था एकदम ही, वरना वो कहाँ छुपाता है एकदम। फिर जोली रेड्डी उसको ले जाने से मना करता है, तेरा काम यहीं तक खत्म हो गया, अब तू यहीं रह। अब उसमें ये बात है कि अगर मैं वैन में आया था तो जाऊंगा भी वैन में। तो जो 5 लाख रुपए मांगे थे वो मिल गए थे। तो केशव को कहता है जब वैन लेकर रेड कलर की, तो रेड कलर की वैन में ही घर आता है वापस। फिर अपनी माँ को बिठाता है उस वैन में। उसके बाद वो सीधा जाता है, अब ये कोंडा रेड्डी से मिलने आया था जो सबसे बड़ा भाई था। वो फिलहाल बहुत गुस्से में होता है क्योंकि उसका माल पकड़ा गया था पुलिस के द्वारा। तो अब पुष्पा उनको एक प्लान बताता है कि मेरे पास एक ऐसा प्लान है जिससे हमारा माल पकड़ा भी नहीं जाएगा, लेकिन बताऊंगा अकेले में। फिर उसको ऐसा प्लान बताता है कि मतलब कि मिल्क जो ट्रक होता है, जो दूध वाले ट्रक होते हैं, उसमें नीचे तो लकड़ी भर दो और ऊपर उसमें दूध डाल दो, ताकि किसी को पता ही नहीं, शक ही ना हो कि ऊपर मतलब उसमें लकड़ी भी है। तो अब चेकिंग तो होती ही नहीं, मतलब अगर चेक भी करता है तो ऊपर दूध निकलता है। अब इनका बिजनेस भी बढ़ी चल रहा है। तो अभी वो उसका 4%
वो कहता है कि 1 करोड़ पे तुझे 5 लाख रुपए मिलेंगे। तो वो कहता है सिर्फ मैं 4 लाख रुपए लूँगा, 5 नहीं लेता। तो कहता पागल थोड़े है, 5 लाख लेता। तो कहे नहीं, मैं 4 लाख रुपए लूँगा, क्योंकि 4 लाख में मैं एक पार्टनर बन गया, लेकिन 5 लाख में तो वो मेरी मजदूरी दे रहा था ना, तो मैं 4 लाख में ही खुश हूँ। उसके बाद उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है जिसका नाम श्रीवल्ली होता है एक्चुअली में, और यहाँ थोड़ा सा रोमांटिक सीन दिखाया जाता है हमें। उसके बाद अब रेगुलर चेकिंग होती है, मिलता उनको कुछ नहीं है क्योंकि दूध ही दूध जाया जा रहा है। तो वो बेचता रहता है, गोविंद सर जो होते हैं वो बेचते रहते हैं। यहाँ श्रीवल्ली एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखती, पुष्पा की तरफ, वो कंटिन्यूस उस पर फोकस रखता है। फिर एक दिन ऐसा टाइम आता है जब गोविंद सर पकड़ लेते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है। वो जब डंडे से मार के पता लगा लेते हैं कि वो ऊपर दूध है नीचे लकड़ी। उसके बाद ये जो श्रीवल्ली के फादर होते हैं, जो फिर इनसे पूछता है कि कौन कर रहा है, तो कहता है कि पुष्पा करवा रहा है हमसे। तो वो कहता है अब मेरे लिए काम कर, मैं तुझे 50 लाख रुपए दूंगा, उनके सारे सीक्रेट खानों का पता लगा और मुझे बता। उसके बाद श्रीवल्ली की जो फ्रेंड्स होती हैं वो मूवी देखने आए होते हैं, लेकिन फिर पूरे पैसे नहीं होते। तो केशव कहता है मैं तुम्हें 1000 रुपये दूंगा, लेकिन अपनी फ्रेंड श्रीवल्ली को ये कहो कि वो पुष्पा भाई को देखे और उनकी तरफ हंसे भी। तो श्रीवल्ली की फ्रेंड उसको मना लेती हैं कि 1000 रुपये में ये सब करने को मिला। फिर वो उसका फ्रेंड उसको ले आता है ताकि वो श्रीवल्ली की तरफ देख के हंस सके। वो मुस्कुरा जाती है, तो यहाँ पुष्पा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो उससे पूछता है कि तू मुझसे प्यार करती है ना, इसलिए मुझे ऐसे देख रही है ना। वो कहती है नहीं, तेरे दोस्त ने मुझे पैसे दिए इसलिए मैंने ऐसा करा। यहाँ वो कहता है पुष्पा कि तूने मेरी इज्जत ही उतार दी, चल अब ठीक है, अब हो तो गया, लेकिन अब मैं उसे 5000 रुपये दे। और उसने कहा कि मुझे किस करे। पागल थोड़ी हो गया। कहा नहीं, पागल नहीं हुआ, अब इज्जत उतर चुकी है तो बस बड़ा बुरा ही मज़ा ले लूँ ना। अब जो सीनू है वो कोंडा रेड्डी के अड्डे पे अब माल छुपाने होता है। अब सीनू बताता हूँ कौन है। सीनू एक ऐसा आदमी है जो कि 15 चेक पोस्ट पार कराता है चेन्नई तक माल पहुंचाने के लिए। सारा माल ये पहुंचाता है अपने रिस्क पर। सारी लाल चंदन की लकड़ी जाती है वो सीनू के बेस पर ही जाती है सारी चेन्नई तक। तो उसे कहीं बाहर जाना होता है तो कोंडा रेड्डी के अड्डे पे मतलब अपना सारा माल छुपाता है। लगभग 200 करोड़ के आसपास का माल होता है। वो कहते हैं क्या तू छुपा पा गया? तो कोंडा रेड्डी बताता है कि हमारे पास एक ऐसा आदमी है जो सब संभाल लेगा इस काम को। उसके बाद किस लेने के लिए हमारी श्रीवल्ली आ जाती है, मतलब श्रीवल्ली नहीं, पुष्पा लेने आता है। तो वो थोड़ी घबराती है, तो उसको मना कर देती है। वो कहती है कि मैं अपने हस्बैंड को अपनी फर्स्ट किस देना चाहती हूँ और मुझे ऐसा नहीं करना। वो रोने लगती है, तो उसकी सहेलियाँ उसको बाहर निकाल लेती है। वो कहती तूने ऐसा क्या किया कि रोने लगी? उनको मैंने तो कुछ नहीं किया, और अपने 5000 तो मैं वसूल के रहूँगा, चाहे कुछ भी हो, चाहे ऐसे शादी ही करनी पड़े। इसने तो हमारा काट ही दिया एक्चुअली में। उसके बाद पुष्पा कहता है कि माल सारा बाहर क्यों पड़ा है, अगर पुलिस वाले आ गए तो हमारा सारा धंधा पकड़ा जाएगा। उसके बाद कहता है कि तो वो बताते हैं कि जोली भाई ने ये सब करने को मना करता। उसने एक लड़की को अंदर बंद कर रखा था, फिर वही मैंने बताया था, वो अय्याशी करता है सबसे छोटे वाला। जोली वहीं आ जाता है, उससे बहस करने लगता है कि तेरा मुंह ज़्यादा ही खुला है, मतलब कि तू ज़्यादा ही नवाब बन रहा है। उसके बाद कोंडा रेड्डी का फ़ोन आता है। वो कहता है कि पुलिस यहाँ आ चुकी है, उसकी फोर्स चल चुकी है, तुम फटाफट सारा सामान समेटो, वहाँ 200 करोड़ का सामान है और वो हमारे भरोसे पर छोड़ के गया है जो सीनू है। तो अब यहाँ पे जो पुष्पा होता है वो लग जाता है सारी, मतलब कि जो लकड़ियाँ होता है मैंने पानी में फेंक देगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि ये लकड़ियाँ अगर पानी में फेंकी तो नुकसान होगा ना, लेकिन अभी आपको ये डाउट क्लियर हो जाएगा आगे आगे। केशव होता है वो डैम वाले को पैसे देता है कि डैम रोक दे। उसके बाद पुलिस भी आ जाती है, यहाँ पे चेकिंग करती है और वो डैम रोक देता है, तो सारी लकड़ी वहीं की वहीं रुक जाती हैं। तब जाके मुझे भी सेटिस्फैक्शन हुई, मैं कहा यार ये तो सारी लकड़ी का नुकसान हो गया। उसके बाद यहाँ पुलिस आती है, लेकिन वहाँ तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। तो वो कहता है आज तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन आगे नहीं बच पाएगा तू। पुष्पा ने इतना बड़ा माल बचाया था तो उसमें पार्टी तो बनती है, तो यहाँ पार्टी होती है। एक्चुअली में सब इन्जॉय कर रहे थे, मिनिस्टर से लेके बड़े बड़े पॉलिटिशियन सब आए हुए होते हैं। पुष्पा को बात पता चलती है कि जो सीनू है ना, हमसे तो 1 टन का 25 लाख रुपए देता है मैं, और आगे से ही माल को 2 करोड़ में बेचता है। बात वो अपने बॉस को बताता है, मतलब कोंडा रेड्डी को, कि वो ऐसे ऐसे धोखा कर रहा है, हमसे तो 25 लाख रुपए लेता है 1 टन के और आगे 2 करोड़ में बेच रहा है। तो अब उससे बात करो कि ऐसा क्यों कर रहा है, हमें भी सही पैसे दे। तो कोंडा रेड्डी तू क्या कहता है तू कर ले बात, वो तो मना कर देता है। उसके बाद यहाँ पे रिश्ता लेके आते हैं श्रीवल्ली के घर पे, पुष्पा के घर वाले। तो उन्होंने अपना नाम, वैसे तो श्रीवल्ली के घर वालों का कोई प्लान नहीं था उसके घर रिश्ता लेके आने के लिए, लेकिन केशव ने कहा था कि मुलेटी खानदान से है, तो वो सोचते हैं बड़ा रिश्ता है। वैसे अच्छा खासा कमा रहा है पुष्पा, लेकिन उसका भाई आ जाता है सोतेला वाला। वो कहता है कि हर कोई मतलब कि हमारे खानदान से रिलेट नहीं करता है, शोहरत के मेरे पिता के साथ संबंध थे। बात पुष्पा गुस्सा आ जाता है, वो उसके सर पे मतलब सीधा लोटा मार देता है। इसी हाथापाई में उसकी माँ को चोट लग जाती है कि ये भी हर जगह ही आ जाता है, मतलब अगर स्कूल में एडमिशन हो वहाँ जाता है, किसका रिश्ता हो बेचारे का वहाँ जाता है। फिर एक बचपन की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पे मतलब कि इसने अपने जो पुष्पा और उसकी माँ को मिलने भी नहीं दिया था उसके पापा से। बस उसने मुंडन उसने तो करवाया, लेकिन पुष्पा की माँ ने पुष्पा का भी करा था। यहाँ पुष्पा की माँ माफ़ी मांगती है कि तुझे मेरी वजह से बेइज्जत होना पड़ा, मुझे माफ़ कर दे, मुझे नहीं पता था ऐसा हो जाएगा कभी लाइफ में। वो उसने बताया था कि कैसे उसने हमारा सामान भी उठाकर बाहर फेंक दिया था, और मेरे पिताजी ने मुझे एक लॉकेट दिया था मेरे जन्मदिन पर, वो भी उसने छीन लिया था। वो यार उसका भाई मुझे सोतेला वाला इतना बकवास लगता है ना, वो सारे विलन में बेकार लगता है मुझे। यहाँ पे पुष्पा सीधा चला जाता है सीनू के पास डील करने के लिए। वो कहता है अगर तू हमें मतलब कि डबल दे पैसे 1 टन के तो मैं तुझे बेचूंगा, नहीं तो मैं सीधा उसके पास चला जाऊंगा। मुरुगन को माल बेच दिया था, मुरुगन मतलब कि जो बिजनेसमैन है वहाँ पे चेन्नई में, उसको ही बेच दिया। तो वो कहता तूने बेच भी दिया?
क्योंकि ये तो 25 लाख रुपए देता है। फिर वो वापस आता है और उसे सीधा उसके सामने फ़ोन मिलाता है कि मैं तुम्हारे लिए स्टॉक लेके आ रहा हूँ, मतलब और मैं इसको नहीं बेचूंगा, सीनू को तुम्हें बेचूंगा। फिर उनकी वहाँ पे लड़ाई हो जाती है इसी बात पे, क्योंकि उसकी जल जाती है सीनू की। वो उसे सिर्फ 25 लाख रुपए दे रहा है और उससे 2 करोड़ रुपए ले रहा है। तो ये भी तो यही चाहता है कि अगर तू हमें सही पैसे दे तो तुझे बेचेंगे, नहीं तो हम सीधा उसको बेचेंगे मुर्गन को जाके। फिर वो उसके पास जाता है, मुर्गन के पास चेन्नई में ही, और उसको एक पीस दिखाता है, सैंपल पीस, और वो देख के बहुत खुश होता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा प्योर लगता है। नीचे काफ़ी गहराई में जंगल में मिलता है जाके, पर इतनी हिम्मत किस में है, सिर्फ सीन मतलब कि पुष्पा भाई में। तो मुर्गल कहता है कि तेरे में तू शायद ज़्यादा शाना बन रहा है, तुझे ये नहीं पता कि सीनू की पावर क्या है, वो तुझे एकदम मार देगा इस बात पर। तो तू पुष्पा कहता है तू अपनी बात बता, तुझे लेना है डायरेक्ट माल या नहीं? यार मैं वैसे भी उसका कोंडा रेड्डी का पार्टनर हूँ। तो उन पे अब फ़ोन आता है कोंडा रेड्डी पे, तो कहता है कि तुझे तो सीनू को माल बेचने को आता, तू वहाँ चेन्नई क्या कर रहा है? तो वो कहता है कि 1.5 करोड़ दे रहा है और वो सिर्फ 25 लाख दे रहा है एक टन के। तो बताओ तुम्हें क्या करना है, 25 लाख में उसे देना है या फिर इसे 1.5 करोड़ में? वो मान जाता है, 50% मांगता है पुष्पा अपने हिस्से के। उसके बाद यहाँ पे श्रीवल्ली के पापा को मारा जाता है, क्योंकि उन्होंने पुलिस वालों को बताया था कि इनका लोकेशन कहाँ है, मतलब इनका ठिकाना सारा गोडाउन वगैरह। उसके बाद वो कहता है कि मैंने तो अपनी बेटी की शादी के लिए ऐसा किया। तो उसके दिमाग में हवस आ जाती है जोली रेड्डी के दिमाग में, तो श्रीवल्ली को यहाँ बुलाता है। वो कहता है नहा धो के रात को आना मेरे पास, और अब सुबह अपने फादर को ले जाना, अपने बाप को ले जाना, और एक रात मेरे साथ बिता ले। उसके बाद वो बेचारी चल देती है अपने पापा को बचाने के लिए। वो तैयार तुयूर होके जाती है, पर वो सीधा उसके पास नहीं जाती, वो पुष्पा के पास जाती है। वो कहती है जोली रेड्डी मेरे पापा को मार देगा अगर मैं उसके साथ रात नहीं बिताऊंगी, यार अगर वो मेरे साथ रात बिताएगा तो मैं इस घर में नहीं आ पाऊंगी। वो कहती है मुझे पता है तू मुझे से बहुत प्यार करता है, तभी तो मैं तेरे से प्यार करती हूँ, तेरा ये प्यार देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो कहती है मैं अपनी पहली रात अपने पति के साथ ही बिताना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे मेरे पास बाबा को वहाँ से छुड़ा कर ले आओ। उसके बाद पुष्पा उसके साथ जाता है। वो कहता है मतलब कि पहले तो वो सोचता है कि इसको सिर्फ लेकर आया है, लेकिन उसे क्या पता वो उसका भूत ताड़ने वाला है। इतनी मारता है कि उसको उसका पूरा हाल कर देता है, मार मार के उसकी पूरी पिटाई कर देता है, हाथ वाथ पैर वैर सब तोड़ देता है उसके। फिर वो कहता है कि जा अब अपने भाई को कहेगा कि जाके कि मैं पुष्पा ने मुझे इतना मारा। उसके बाद वो उसके बाबा को भी ले आता है घर, श्रीवल्ली भी आ जाती है और यहाँ पे वो उसको अपनी फर्स्ट किस दे देती है। उसके बाद कोंडा रेड्डी अपने भाई को देखना आता है हॉस्पिटल में। वो कहता है इसका ये हाल किसने किया? वो दूसरे पूछता है तो किसी को कुछ पता ही नहीं होता एक्चुअली में। वो कहता है कल रात एक लड़की आई थी और अपने भाई को अपने पापा को छुटा के ले गई। उसके बाद यहाँ पे बातें कर रहे होते हैं पुष्पा और केशव, वो टेंशन में होते हैं। इतने में कोंडा रेड्डी आ जाता है कि जोली रेड्डी को मारा था ना उन्होंने, इसलिए बात कर रहे होते हैं, लेकिन ये कोंडा रेड्डी आ गया। उसके बाद वो मतलब ऐसे कैजुअली बात करके चला जाता है। फिर केशव को शक होता है कि शायद उसे पता सुनना गया हो हम जो बात कर रहे थे कि हमने जोली रेड्डी को इतना मारा। उसके बाद जो कोंडा रेड्डी होता है वो कहता है जरा आप गोडाउन की तरफ गाड़ी मोड़। उसके बाद एक मेड आती है, वो बताती है कि कोंडा रेड्डी ने तो तुम्हारी बात सुन ली थी कि तुमने जोली रेड्डी को कैसे मारा, जोली रेड्डी को मारा। फिर ये बात केशव जो है जो उसको हट भगा देता है यहाँ से मेड को, और फिर फ़ोन कर देता है, मतलब उसे मैसेज कर देता है कि वो खतरा है। इतने में वो उसके मुंह पर कपड़ा बांध देते हैं और उस कपड़े में पूरी लड़ाई कर देंगे। अब इनकी आपस में तो लड़ाई चली रही थी, वो गोली मारने वाला होता है। इतने में यहाँ पे सीनू के गुंडे आ जाते हैं सारे के सारे। सीनू का जो साला होता है मतलब वो आ जाता है यहाँ पर। अभी ऐसे ऐसे मतलब कि मुंह ढके ढके में सबको मारता है एक्चुअली में। यहाँ पे ये उसके पीछे पड़े होते हैं, उसे तो मार ही देते हैं। कोंडा रेड्डी को आपने देखा ही होगा, अभी ये जग्गा रेड्डी के पीछे पड़ गए हैं तो इसे भी मारने वाले होते हैं। इतने में यहाँ पे पुष्पा आ जाएगा। यहाँ पे इसका फ़ोन भी आता है सीनू का। वो पूछता है क्या हुआ, मर गए वे टेढ़ा कंधार ये जग्गा रेड्डी? तो उसे क्या पता, अभी तो मारेगा नहीं आके बहुत बुरी तरह। तो उसके बाद उसको भी मारते, सारे सीनू के जो गुंडे होते हैं उन्हें भी मार देता है, और उसके साले को भी मारने वाला होता है, उसे मतलब लेटा देता है। फिर उसके पास फ़ोन आता है सीनू का। वो कहता है कि मेरे भाई को छोड़ दो, मतलब कि मेरे साले को छोड़ दो एक्चुअली में, वो तुम जो पैसे मांगोगे मैं तुम्हें वो दूंगा। उसके बाद वो उसको छोड़ता ही नहीं है, वो उसे मार देता है। कोंडा रेड्डी की भी यहाँ पे मौत हो जाती है। अब यहाँ पे कोंडा रेड्डी की मौत में सारे मिनिस्टर आए होते हैं, तो यहाँ पे सीनू भी आता है अपने साले की लाश लेने के लिए। तो कहता है मिनिस्टर कि यहाँ पे कोई हंगामा नहीं चाहिए, यहाँ पे पुलिस फोर्स है पूरी। तो सीनू कहता है सिर्फ मुझे अपने मेरे साले की लाश दो, मैं तो यहाँ से चला जाऊँगा। उसके बाद वो एमएलए होता है, वो कहता है कि ज़रा बात तो कर ले, 2 मिनट पहले तुम्हारे बीच इतनी लड़ाई हुई कैसे? तो वहाँ पे पुष्पा सारे पैसे दिखाता है कि ये आगे तो 2 करोड़ में बेचता है, सिर्फ हमसे 25 लाख में लेता है, और तुम्हें भी कमीशन कम देता है। फिर पुष्पा अपना सारा प्लान बताता है कि अगर सत्ता मेरे हाथ में आए तो मैं इसे 1.5 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ तक में बेचूंगा और तुम्हारा सारों का कमीशन भी डबल कर दूंगा। अब बताओ तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सही 25 लाख में कई कमीशन तक का ही खाना है, या फिर मैं 3 करोड़ में भी बिकवा सकता हूँ इस माल को? तो ये बात वो सारी एमएलए को भी एक्सप्लेन करता है और वो मान भी जाता है। वो कहता है कि अब से जो भी किसी को माल बेचना होगा वो सिर्फ पुष्पा को ही बेचेगा और किसी को नहीं बेचेगा। यहाँ सीनू के हाथ से सत्ता चली जाती है, सीनू की तो जल के बुरा हाल हो जाता है। वो कहता है मेरे भाई की मेरे साले की लाश तो दे दो कम से कम। तो जिस कम्बोर्ड मतलब कि एक डब्बे में बैठा होता है उसमें उसकी साले की लाश होती है। उसके बाद यहाँ पुष्पा का जोर चढ़ने लगता है। एक्चुअली पूरा ब्रांड बन चुका है पुष्पा, मतलब कि जो भी माल बिकना होता है पुष्पा के द्वारा ही बिका जाता है। यहाँ एमएलए भी मिनिस्टर बन चुका होता है, इनकी सरकार आ चुकी है। फिर यहाँ पे जो इसकी पत्नी होती है
सीनू की, वो उसको कहती है कि मेरे भाई को मरे हुए 15 दिन भी नहीं हुए और तू मज़े ले रहा है, आराम से लेटा हुआ है, तो उसका वो गला काट देती है ऐसे गुस्से में कि मेरे भाई को तूने मरने के लिए छोड़ दिया। उसके बाद वो उसे ले जाते हैं, वो कहते हैं मैं उस पुष्पा से बदला लूँगी। फिर यहाँ पे जो है पुष्पा की माँ कार्ड देने के लिए आती है इसके सौतेले भाई के घर पे कि शादी के लिए, पर वो फाड़ के फेंक देता है उस कार्ड को कि एक नाजायज़ की कभी शादी नहीं हो सकती। तुम देखो बदला लेने के लिए कितने हो गए, जॉली रेड्डी और ये सीनू की पत्नी, और अब एक नया आदमी ने कदम रख दिया, एक नया ऑफिसर जो कि हरियाणा से ट्रांसफ़र लेके आया था, इसका नाम था शेखावत। तो यहाँ उसको एक कार्ड देने आता है पुष्पा और उसको बढ़िया सा रिश्वत भी देता है और उसे कहता है कि तुझे मेरी शादी में आना है। तो उसे वो ये बात खटक जाती है, तो उसके हाथ में वो हथकड़ी बंधवा देता है। वो कहता है तूने सब कुछ तो सही करा लेकिन तूने इज्जत में कमी कर दी और मुझे इज्जत पूरी चाहिए। तो वो अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है, तो वो कहते हैं ज़रा मुट्ठी खोल अपनी। वो कहता है मुट्ठी खोल। तो उसे कोई हंगामा नहीं चाहिए था क्योंकि वो चाहता था कि अपनी माँ की खुशी के लिए, और वो उसकी माँ की बेइज्जती भी करता है। वो कहता है तू, मुझे पता है तू एक नाजायज़ औलाद से, तेरी माँ भी ऐसी ही थी। काफ़ी अपवर्ड कहता है उसको, अपसेट वाले वर्ड, बहुत गंदे ऑकवर्ड वर्ड कहता है। लेकिन पुष्पा तुम सोच रहे हो कितना शांत क्यों बैठा, अब तक इस गंजी खोपड़े का सर क्यों नहीं उड़ा दिया। फिर हमें दिखाया जाता है कि पुष्पा काफ़ी ज़्यादा मतलब कि अच्छा बिहेवियर करने लगता है ऐसे एकदम शेखावत से। यहाँ इसकी शादी की तैयारी पूरी हो चुकी है लेकिन ये अपनी शादी वाले दिन ही इसके साथ ड्रिंक कर रहा होता है पुष्पा। उसके बाद इनके बीच में थोड़ी सीरियस मैटर होने लगता है, वो सारी बात बताने लगता है कि आपने साहब मेरी बेइज्जती करी कोई बात नहीं, लेकिन आपने उस दिन मेरी माँ की बेइज्जती करी, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसके बाद ये कहता है कि बावला हो गया क्या तू, ये कैसी कैसी बातें कर रहा है। वो कहता है तुझे चढ़ गई है शायद। वो कहता है तुमने उस दिन मेरी मुट्ठी पे गोली रखी ना, आज मैं दिखाता हूँ कि मैं इस छोटी गोली से थोड़े ना डर गया। वो अपने मुट्ठी में ही गोली चला देता है। वो मुझे पता था मतलब कि पुष्पा कहाँ डरने वाला है छोटी मोटी गोलियों से। वो देख के उसकी भी फट जाती है, वो ज़्यादा ही कमज़ोर समझ रहा था पुष्पा को। अब मज़ा सा आया ना मुझे, अभी देखना तुम्हें कैसे कैसे इसकी बेइज्जती करेगा ये। वो उसको नाजायज़ बक रहा था ना, वो कहता है कि ये मेरे बाप का खून है और ये कोई भी मुझसे छीन नहीं सकता ना, ये नाजायज़ है, ये है मेरा ब्रांड। उसके बाद वो भी कपड़े फाड़ देता है और उसके भी कपड़े उतरवा लेता है। वो कहता है आज तेरे और मेरे में ये फ़र्क है कि मैं अगर बिना कपड़े के चला जाऊँ मुझे लोग पहचान लेंगे, लेकिन बिना कपड़े के तुझे गली का कुत्ता भी नहीं पहचानेगा, क्योंकि मैं तो बचपन से झोपड़पट्टी में पला हुआ हूँ, तो मुझे तो ऐसे भी पहचान लेंगे, लेकिन तेरी पहचान सिर्फ तेरे कपड़ों से है। उसके बाद वो कहता है जितना माल आएगा आएगा, तुझे एक फूटी कौड़ी नहीं मिली, घंटा कुछ नहीं मिलने वाला तुझे। उसके बाद वो ऐसे ही अपनी शादी में आ जाता है और ये नंगा अपने पुलिस स्टेशन में आता है। मतलब कि क्या बेइज्जती मारी, मतलब सच्चे में जो उसने कहा था वो सच हुआ, कुत्ता भी इसको पहचान नहीं पाया। अपने यहाँ पे मंडप में आकर बैठता है, श्रीवल्ली देख रही होती है, काफ़ी टेंशन में होता है। फिर ये सारे नोट जला देता है जो उसे पुष्पा देकर गया था रिश्वत के लिए। तो फिर श्रीवल्ली पूछते हैं कुछ ज़्यादा बड़ा मैटर तो नहीं हुआ, तो वो कहता है बहुत छोटा नहीं बहुत बड़ा मैटर हो गया। तो यहीं इस मूवी की ख़त्म हो जाती है, मतलब यहीं एक एंड है इस मूवी का। मुझे तो भाई साहब बहुत मज़ा आया इस मूवी को देख के। अब इसका अगला पार्ट भी आएगा जैसे कि आपको पता ही है। तो अब टाइम है कि मैं अपना रिव्यू दूँ, बताऊँ मुझे कैसी लगी। तो अपना रिव्यू देता हूँ इस मूवी के बारे में एक्चुअली में। तो सबसे पहले तो ये मूवी का जो है स्टोरी काफ़ी अच्छी है, मतलब कि बॉलीवुड से तो फार बेटर है ये स्टोरी। अब तुम्हें पता है बॉलीवुड के तो क्या हाल चल रहे हैं, लेकिन अब ये मुझे इसकी स्टोरी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। लेकिन एक बात बताऊँ, इस कैरेक्टर एक इसमें मुझे 2-3 ही कैरेक्टर बेकार लगे। एक तो वो इसका सौतेला भाई, मतलब इतनी भी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए यार अगर ऐसा भी है। और एक वो दूसरा वो पुलिस ऑफिसर जो हरियाणा से ट्रांसफ़र लेकर आया, लेकिन उसकी तो ऐसी बेइज्जती होगी कि मतलब कि मज़ा ही आ गया सच्ची में। ऐसी बेइज्जती तो कह देते ना, ईंट का वार पत्थर से करना, वही वाला हिसाब हुआ इस मूवी में। एक्चुअली में मज़ा ही आ गया। और इसमें भी वही सेम है जैसे ये केजीएफ एक छोटे से मतलब कहाँ से कहाँ बना था, वही सेम पुष्पा के साथ है। एक मजदूर आदमी कहाँ से एक पूरा मालिक बन गया, सारा काम उसके अंडर से होकर जाने लगा। पूरी कहानी वही सेम है, पर मतलब कि अलग एक्शन। पुष्पा केजीएफ में रॉकी की एक्टिंग काफ़ी अलग थी और मतलब कि काफ़ी डैशिंग थी। और अल्लू अर्जुन की तो आपको पता ही एक्टिंग कितनी अलग थी, कहाँ ही स्टाइलिश स्टार है बिल्कुल ही। मुझे तो पता भी नहीं चला था इस मूवी का एंड कब हो गया, मैं तो ऐसा खो गया इस मूवी में। पर मज़ा आ गया इस मूवी को देख के। मुझे पार्ट 2 का इंतज़ार है। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।